किसके बारे में पढ़ने वाले हम लोग आज? अरेंजमेंट्स इन 3D। और फिर मतलब दो एटम ऐसे हैं तो इन्हीं दो एटम्स को जब आप रिपीट करोगे और एटम्स के ऊपर एटम आएंगे तो देखो ये आ गई हमारी एक 2D, ये आ गई हमारी एक 2D और बीच में देखो पीछे देखो आई दिख रही है यहाँ पे, वहाँ पे देखो स्क्वायर प्लेन बन गया, स्क्वायर प्लेन बन गया, इसी वजह से स्क्वायर क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है होगा, जेड एक्सिस में ये होगा, ठीक है। उस का एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में आपको किसी लाइन में किसी आइटम के यहाँ पे ऐसे रखा है और हाँ तो भाई क्या हाल चाल, बड़े एकदम। सो वेलकम टू द पीरियोडिक पॉडकास्ट। तो भाई पीरियोडिक पॉडकास्ट का सॉलिड स्टेट सीरीज का आज ये तीसरा लेक्चर है और प्रीवियस लेक्चर अगर भाई किसी ने नहीं देखा तो भाई मैं सही बोल रहा हूँ, प्लीज़ यार जाके ज़रूर देखना। बहुत मेहनत लगी थी, बहुत अच्छे से कंटेंट दिया है, एकदम एक एक चीज़ एक्सप्लेन करी है। तो आज है सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 3। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अरेंजमेंट्स इन 3D के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग आज? अरेंजमेंट्स इन 3D के बारे में पढ़ने वाला है। फर्स्ट लेक्चर हम लोग थोड़ा वर्ड्स के बारे में डिस्कस किया था कि भैया अकॉर्डिंग टू द डायमेंशंस वर्ड्स कैसे कैसे क्या क्या होते हैं। फिर जब आगे हम लोग फर्दर आगे हम लोग आए तो हम लोग ने फिर 1D अरेंजमेंट के बारे में जाना। फिर 1D से हमने 2D बनाया। तो 2D में हमारे पास दो टाइप की अरेंजमेंट मिलती है जो कि होती है HCP और एक होती है तुम्हारी HCP। HCP कौन सी आई थी? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और HCP कौन सी आई थी? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। तो वो सब हमने बातचीत करी। जैसे कि हम लोगों ने देखा था तो मेरे पास देखो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले, ठीक है? तो बने रहो, ठीक है ना? कहीं जाना नहीं, मस्त एकदम लेक्चर होगा, एकदम फील आएगी, एकदम बहुत बेहतरीन फील आएगी, ठीक है ना? तो बेसिकली अच्छा फर्स्ट जो सेकंड लेक्चर था तो उसमें मैंने बताया था कि कोई भी अरेंजमेंट होगी, कोई भी डायमेंशन अरेंजमेंट होगी वो कहीं ना कहीं अपनी पहली वाली अरेंजमेंट से ही बनकर आई, ठीक है? पहले से बन के आई, कोई बात नहीं। बट मुझे अच्छा एक बात बता दो, जैसे 1D थी, 1D को हम लोग एक एक्सिस पे लेके जा रहे थे, मान लो एक्स एक्सिस पे लेके जा रहे थे 1D को, एटम के बगल में एटम, एटम के बगल में एटम, एटम के बगल में एटम, एटम के बगल में एटम। तो ये हमारी 1D अरेंजमेंट हो रही थी जिसमें एटम्स हमारे अरेंज हो रहे थे। ये हमारी 1D अरेंजमेंट थी जिसमें हमारे एटम्स अरेंज हो रहे थे, ठीक है? एटम्स अरेंज हो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। बट जैसे ही हमने इसको दूसरी एक्सिस में लेके गए, मतलब कि ये हमारी 1D अरेंजमेंट है, एटम के बगल में एटम, एटम के बगल में एटम, ठीक? एटम के बगल में एटम, एटम के बगल में एटम। तो जैसे इसको हमने नीचे ये चलो मान लो हम लोग कि ये हम लोग की अरेंजमेंट थी ये एक्स एक्सिस पे, ये कैसी थी अरेंजमेंट हमारी? एक्स एक्सिस पे अरेंजमेंट थी। तो जैसे हम लोग इसको नीचे वाई एक्सिस पे लेके गए या ऊपर वाई एक्सिस पे लेके गए, या कोई अगर ये वाई एक्सिस है तो ये हम लोग एक्स एक्सिस पे लेके गए, ठीक? तो जैसे ये वाई एक्सिस है, जैसे हम लोग उसको एक्सिस पे लेके गए तो हमें नजर आया भैया कि हमारे पास दो अप्रोच निकल के आई एटम्स को अरेंज करने की। क्या निकल के आई? दो एटम्स को अरेंज करने की दो अप्रोच निकल आई कि भैया ये हमारी 1D एटम है तो एक एटम ये है, एक एटम ये है, इन दोनों के ही नीचे एक और एटम रख दो तो यहाँ बीच में एक स्क्वायर क्लोज, यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर वॉइड फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? एक स्क्वायर प्लेनर वॉइड फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? एक स्क्वायर प्लेनर वॉइड फॉर्म हो जाएगा। तो एक तो हमारी एक अप्रोच थी कि भैया ये दो एटम हैं, अज्यूम करो ये दो फुटबॉल, ठीक? ये दो फुटबॉल हैं और इन्हीं दोनों फुटबॉल के नीचे जैसे ही मैंने एक फुटबॉल रखी तो बीच में हमारा एक आ गया क्या? स्क्वायर प्लेनर वॉइड। यानी कि 2D को हम लोग अरेंज कर सकते हैं एक इस मैनर में, ठीक? जो कि हम लोग ने कहा कि ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट थी और ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट को ही हम लोग ने स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D का नाम दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूनिट सेल। और क्यों यूनिट सेल लिया हमने? वही स्क्वायर प्लेनर वाले हमने क्यों यूनिट सेल लिया वो हम लोग सब बातचीत डिस्कस कर चुके हैं उस लेक्चर में, ठीक है? बट हमने जैसे ही HCP मतलब इसी 2D अरेंजमेंट को जैसे ही हम लोग ने एक और अप्रोच से रखा कि भैया ये दो एटम्स है, इन दो एटम्स के बीच में ये वाली जो जगह है ये जो जगह है यहाँ एक बीच में एटम रख दें, मतलब कि मेरे कहने का मतलब है, रुको मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। ये देखो ये दो एटम 1D में क्या हो रहा था? अभी हम लोग क्या कर रहे थे? अभी हम लोग कर रहे थे कि भैया एटम के बगल में एटम रख रहे थे, ठीक? अब हम लोग 2D किया तो 2D में हम लोग ने क्या 2D में हम लोग ने किया कि ये दो एटम हैं, इन दो एटम्स के नीचे एक एटम रख दिया और एक एटम यहाँ रख दो, एक एटम ये एक एटम ये, तो यहाँ बीच में एक स्क्वायर प्लेन फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे बीच में एक स्क्वायर प्लेन फॉर्म हो गया। रुको जरा मैं देख के आता हूं, एक और बॉल थी यहाँ पर, यानी बॉल कहाँ से थी? रुको मैं आता हूं, 1 मिनट आता हूं।
ये देखो टेट्राहेड्रल, ये देखो टेट्राहेड्रल। हाँ, तो हम लोगों ने क्या किया था, हमने किया था कि ये एटम्स थे, एटम्स को हम लोग अरेंज किया था 1 बाय 1 ऐसे, एक एटम यहाँ एक एटम यहाँ। तो ये अरेंजमेंट हमारी कराई थी, देखो ये सुपर वाली मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ये अरेंजमेंट हमारी क्या कहलाई, ये देखो ये अरेंजमेंट हमारी क्या कराई थी 1D। तो 1D थी, तो 1D को हम लोग जब रिपीट करेंगे दूसरे एक्सेस में, हाँ, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2D। हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2D अरेंजमेंट, ठीक है, 2D अरेंजमेंट मिल जाएगा। तो 2D अरेंजमेंट में एटम्स को अरेंज करने की दो अप्रोच निकल के आई कि भैया ये दो एटम हैं, इन दो एटम के ऊपर एक एटम रख दो ऐसे करके, और फिर मतलब दो एटम ऐसे हैं, तो इन्हीं दो एटम्स को जब आप रिपीट करोगे और एटम्स के ऊपर एटम आएंगे, तो देखो ये आ गई, ये आ गई हमारी है 2D अरेंजमेंट, ये आ गई हमारी है 2D अरेंजमेंट। और बीच में देखो, देखो बीच में देखो, आइज मेरी दिख रही है यहाँ पे, वहां पे देखो, वहां पे देखो, वहां पे देखो, स्क्वायर प्लेन बन गया, स्क्वायर प्लेन बन गया, इसी वजह से स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो रहा है। तो दूसरी अरेंजमेंट क्या है, इसको तो हम लोगों ने कह दिया कि ये HCP 2D अरेंजमेंट है। दूसरी हमने क्या किया, तो दूसरी अप्रोच ये निकल के आती है कि ये जो दो एटम है, इन दो एटम्स के बीच में ये जो स्पेस दिख रही है, यहाँ पर एक एटम ऐसे रख दो और एक एटम यहाँ रख दो। तो ये जो दूसरा वाला एटम होगा, ये देखो, ये जो रंग बिरंगी वाली बॉल है, ये जो दूसरा वाला एटम होगा, ये कहीं ना कहीं इसके एक यहाँ पर एक एटम ऐसा होगा, यहाँ वाले एटम के साथ टच में होगा। तो देखो एक ऐसी अरेंजमेंट बन गई। जब ऐसी अरेंजमेंट बनी तो इसको हम लोगों ने बोला कि ये ए है, ये बी है, मतलब कि ये वाली अरेंजमेंट इससे मैच, मतलब देखो ऊपर वाली जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो नीचे वाली एटम्स के अरेंजमेंट मैच नहीं कर रहे थे, तो इसका नाम हमने दे दिया ए और इसका नाम हमने दे दिया बी। तो इससे जो हमारी फैशन ये अरेंज हुआ, ये हुआ हमारा ABB टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन 2D, जिसको हम लोगों ने नाम दिया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। और इसमें जो बनने वाला हुआ वॉइड है, ये क्या है, ये ट्रायंगुलर वॉइड है, ठीक। तो ये चलो 2D की बात हो। तो 3D में हम लोग कैसे क्या अरेंज करेंगे, तो 3D जो होगी, जो 3D अरेंजमेंट होगी, वो भी कहीं ना कहीं जो 3D अरेंजमेंट होगी, वो कहीं ना कहीं इन्हीं 2D अरेंजमेंट का ही कहीं ना कहीं एक रिपीटेशन होगा Z एक्सिस में। कैसा होगा, Z एक्सिस में। अरे यार सॉरी यार, वो लेक्चर थोड़ा कट आउट हो गया क्योंकि फोन आ गया था किसी का, ठीक है। तो अब वापस चलो लेक्चर फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारा 3D होगा वो कहीं ना कहीं 2D का रिपीटेशन होगा, बट उसमें एटम जो होंगे वो अरेंज होंगे तुम्हारे किसमें, 3D एक्सिस। कैसे, फॉर एग्जांपल देखो, मान लो ये एक्स है, ये क्या है, ये x एक्सिस है, ये क्या है, y एक्सिस है। तो z एक्सिस में ये होगा, z एक्सिस में ये होगा, z एक्सिस में ये होगा, हाँ यही होगा। मतलब कि जैसे हम लोग ने 2D में देखा था कि 2D में एटम्स को अरेंज करने की जो अप्रोचेस थी वो दो आई थी, जो कि एटम के नीचे एटम था और एटम्स के डिप्रेशन में एटम था। तो वैसे ही ये सवाल अब ये है कि 3D में 3D जो अरेंजमेंट होंगी वो कहीं ना कहीं इन्हीं दो 2D के अरेंजमेंट से बनेगी। तो जब इन दो 2D अरेंजमेंट से ये 3D अरेंजमेंट बनेगी, तो कितने टाइप की 3D अरेंजमेंट बनेगी, वही आज हम लोग को पढ़ना है, वही आज हम लोग को क्या करना है, वही आज हम लोग को पढ़ना है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं बिना किसी बातचीत के। चलो तो हेडिंग पढ़ चुकी है, अरेंजमेंट्स in 3D, अरेंजमेंट्स इन 3D, ठीक, अरेंजमेंट्स इन 3D कोई बात। तो अरेंजमेंट जो 3D होगा वो कहीं ना कहीं HCP और HCP से आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेके चलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग को, स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D एज अ बेस टू फॉर्म आवर अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन, टू फॉर्म आवर अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन। मतलब ये सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे HCP को लेके, मतलब HCP से हमारी कितनी 3D अरेंजमेंट बन सकती हैं और उनके यूनिट सेल्स क्या क्या हो सकते हैं, वो हम लोग अब देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग, वो हम लोग देखेंगे। चलो चलो बातचीत करते हैं। तो अरेंजमेंट 3D, तो अरेंजमेंट जब हम 3D में पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या ले रहे हैं, HCP 2D एज अ बेस, HCP 2D एज अ बेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। HCP 2D एज अ बेस लिया। तो जब HCP 2D एज अ बेस लिया है तो हमारी इसमें अप्रोच क्या होगी, एटम्स को अरेंज करने की क्या होगी, बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ, एटम्स को अरेंज करने की अप्रोच क्या होगी, बताओ भाई, बताओ 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 नहीं आया, चलो ना। HCP में जब एटम्स को हम लोग अरेंज करेंगे, मतलब सॉरी 3D में जब एटम्स को अरेंज करेंगे HCP 2D एज अ बेस, तो हमारे पास दो टाइप की अप्रोच निकल के आएंगी कि हम लोग दो टाइप से एटम्स को अरेंज कर सकते हैं। और वो दो टाइप्स क्या हैं, वो कुछ ऐसे हैं।
यहाँ पर अप्रोच क्या हम लोग लगाएंगे एटम्स को अरेंज करने की। एटम्स ऑन द एटम्स, ठीक, एटम्स के ऊपर एटम्स, एटम्स के ऊपर एटम्स। कैसे क्या लगाएंगे हम लोग, लिख सकते हैं और कैसे कि एटम्स के ऊपर एटम्स को अरेंज करना। एक हमारी अप्रोच ये हो जाएगी। तो दूसरी अप्रोच क्या होगी यहाँ पर, दूसरी अप्रोच होगी ये। Atoms in the void of atoms, atoms in the void of atoms। ठीक, मार्कर चल नहीं रहा है। ठीक है, एटम्स के ऊपर एटम्स, एटम्स के वॉइड्स में एटम। ठीक है, एटम्स के ऊपर एटम्स, कोई बात नहीं। तो जब एटम्स के ऊपर एटम्स होंगे तो सोचो कैसे होगा। देखो आओ सीढ़ी से आते हैं। मान लो ये अरेंजमेंट है, हमारी मंडी दिखाई दे रहा है, सब विजिबल है, विजिबल तो है, ब्लरी ब्लरी थोड़ा क्यों लग रहा है भाई। नहीं ठीक है, ठीक है, चलो देखो, मान लो ये एक एटम है, एक एटम ये है, ठीक, एक एटम ये है, एक एटम ये, ठीक, सामने वाले जो एटम्स हैं ये दो एटम्स। तो पहली अप्रोच क्या है, एटम्स के ऊपर एटम्स अरेंज करना है। पहली अप्रोच क्या है, एटम्स के ऊपर एटम, मतलब कि ये जो दो एटम्स हैं अगर इनको हम लोग 3D में रिपीट करना है तो ये क्या हमारी, हमें पता है कि ये जो दो एटम्स हैं इनके पीछे भी एक और एटम्स होंगे जो कि एक HCP2D ऐसा बेस फॉर्म कर होंगे, जो कि लाइक ऐसे होंगे। ये देखो ये, तो ये क्या हमारा HCP2D एज अ बेस, ये क्या हमारा HCP2D एज अ बेस। बट हमें 3D बनाना है, तो ये अगर x एक्सिस है तो ये y एक्सिस है, तो z एक्सिस का ऊपर होगा कहीं ना कहीं, z एक्सिस का ऊपर होगा कहीं ना कहीं, हाँ ऊपर ही होगा। तो अगर हम लोग यही दो एटम्स के ऊपर एटम्स ऐसे रखते हैं, ये देखो, और वही दो एटम्स यहाँ पीछे हैं, और ऐसे करते 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 हम रिपीट करते जाएं, एटम्स को अरेंज करते जाएं, तो हाँ हमें पता चलेगा कि ये वाली जो अरेंजमेंट है ये ए है, और इसी के ऊपर जो आने वाली जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो भी कहीं ना कहीं ए ही है, क्योंकि एटम्स का रेडियाई सेम है और एटम्स के अरेंज करने का जो मैनर है, जो फैशन है वो भी सेम है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि जब हम लोग एटम्स के ऊपर एटम्स को रखते हैं, जब हम लोग एटम्स के ऊपर एटम्स रखते हैं तो हम लोग को 3D में भी ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट मिलती है, बट यहाँ पर जो ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट मिलती है वो क्या है, वो 3D वाली है। वो कैसी है, वो 3D वाली है। चलो देखते हैं कैसा हो, देखते हैं कैसा हो। ये तो जब हमने इसको एटम्स के ऊपर एटम्स रखा, जब हमने एटम्स के ऊपर एटम्स रखा तो हमें पता चला कि मान लो ये दो फुटबॉल है, ये दो फुटबॉल है आगे, और इनके पीछे जैसे फुटबॉल है, और ऐसे करके करके एक पूरा क्रिस्टल फॉर्म हो रहा होगा, और ये HCP2D एज अ बेस है, और इसी के ऊपर यही HCP2D एज अ बेस के ऊपर एक और मैं HCP की लेयर रख के रख दूं, तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो नीचे वाली लेयर है, जो नीचे वाली लेयर है वो कहीं ना कहीं वो ऊपर वाली लेयर से मैच कर रही होगी। ये देखो, लाइक जैसे कि ये ब्रेड है, ये देखो ये ब्रेड है, और इसी ब्रेड के ऊपर तुमने सब लगा रखा है, चीज लगा रखा है, टमाटर लगा रखा है, पैटी लगा रखी है, और उसी ब्रेड के स्लाइस के ऊपर तुम सेम टू सेम ऐसे ही एक और ब्रेड का स्लाइस ला के रख दो, सेम टू सेम ऐसे ही ब्रेड का स्लाइस ला के रख दो, सेम टू सेम ऐसे ही ब्रेड का स्लाइस ला के रख दो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो नीचे वाली ब्रेड, अगर नीचे वाली ब्रेड ए है, ऊपर वाली ब्रेड क्या होगी, ए ही होगी। क्या होगी, ए ही होगी। तो इससे हम लोग को यहाँ पर नई अरेंजमेंट पता चली, यानी कि हम लोग यहाँ पे hence this type of arrangement in 3D known as
is known as a type of arrangement in three. समझ में आया? कोई दिक्कत? बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे इसमें आइटम बना के देखते हैं। चलो आइटम बनाए, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ये क्या है? ये HCP2D है। ये क्या है? HCP2D है। नीचे वाली ब्रेड है ये। ऐसे ठीक है। ठीक, अब ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया हमारा क्या? ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा ये है HCP2D। ये क्या है हमारी? HCP2D। अगर मैं इसको A बोलूं तो कोई दिक्कत? A बोलूं तो कोई दिक्कत नहीं। इसी के ऊपर मैं ये Z एक्सिस से, ये तुम्हारी वाली Z एक्सिस से मैं, ये तुम्हारी वाली Z एक्सिस में इसी के ऊपर सेम एटम, सेम रेडियाई के एटम इसी मैटर में लाके अरेंज कर दूं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? हाँ, हम लोग को क्या मिल जाएगा? हम लोग को मिल जाएगी ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन 3D। क्योंकि जो ऊपर से तुम्हारे एक्सिस, तुम्हारे सामने से, तुम्हारे कैमरे के पीछे से तुम लोग की तरफ से अगर मैं यही सेम मैनर में एटम्स की स्लाइस, या एटम्स के फैशन, या एटम्स के अरेंजमेंट, या एटम्स का ये जो मैनर है अरेंज का, ये जो पूरा हम लोग के पूरा स्लाइस मिला है, जो पूरा हमारा स्लाइस है एक एटम्स के अरेंजमेंट का, वही मैं अगर तुम लोग की तरफ से, तुम लोग के Z एक्सिस की तरफ से मैं लाके यहाँ पर ऐसे रख दूं तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिल जाएगा? हम लोग को देखने को ये मिल जाएगा कि जो A लेयर है और जो Z एक्सिस आने वाली जो लेयर होगी वो भी A ही होगी, क्योंकि एटम्स का रेडिया यहाँ पे सेम है, और जो अरेंजमेंट और जो अप्रोच उनके अरेंजमेंट की वो भी सेम है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो Z एक्सिस पे A आएगी और जो ऑलरेडी A है वो सेम है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर है हमारी A टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन 3D। यहाँ पे क्या है हमारा? A टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन 3D। तो मैं जो ये ऊपर से एक्सिस आ रही है मैं उसको ग्रीन पेन से शो करूंगा, ग्रीन पेन से शो करूंगा तो उसको मैं डॉटेड शो करूंगा। कैसा शो करूंगा? डॉटेड शो करूंगा। ठीक है, ठीक है, दिखाई दे रहा है? अबे फोकस मार, फोकस नहीं मार रहा भाई, फोकस नहीं मार रहा। ठीक, चल कोई बात नहीं, चल भाई। समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ पे? बताओ भाई, कोई दिक्कत यहाँ पर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अच्छा सवाल बताओ, ठीक है मैं मान रहा हूँ, ठीक है, देखो ये था हमारा HCP2D एटम बेस। ये क्या था हमारा? HCP2D बेस था। ठीक है, ये क्या था हमारा? HCP2D बेस था। ठीक, तो HCP2D बेस था, यानी कि ये जो A लेयर है इसी के जस्ट ऊपर एक और लेयर होगी, इसी के जस्ट ऊपर एक और लेयर होगी, इसी के जस्ट ऊपर एक और लेयर होगी, और जो एक ऊपर एक और लेयर होगी जो इसी के ऊपर एक और लेयर होगी जो कि ये ग्रीन वाली है, और ये जो मान लो अगर मैं इनको एक स्पेसिफाइड यूनिट से मैं अगर मान लूं कि यहाँ पे मैंने एक डिफाइंड स्पेस ले ली है, कैसे ऐसे 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 करके मान लो मैं यहाँ से एक डिफाइंड स्पेस ले रहा हूँ, मान लो मैं यहाँ से एक डिफाइंड स्पेस ले रहा हूँ। ठीक, मान लो मैंने बीच के ये 4 एटम, बीच के जो 8 एटम्स हैं, मतलब कि एक Z एक्सिस वाले ग्रीन वाले 4 और ब्लैक वाले 4, तो अगर मैं इनके सेंटर से इनको सेंटर मान लूं, मैं यहाँ पे वैसे इनको ऐसे ऐसे, ये मैं एक डिफाइंड स्पेस ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो डिफाइंड स्पेस कोई सामने से हमें देखने में लग रहा है कि ये सिंपल है, बट यही डिफाइंड स्पेस जो है, अगर मैं हम लोग एक पर्टिकुलर एंगल पे देखें, अगर हम लोग इसी डिफाइंड स्पेस को अगर हम लोग एक पर्टिकुलर एंगल पे देखें, तो हम लोग को ये दिखाई देगा कि ये जो एटम्स हैं एक क्यूब का फॉर्म कर रहे हैं। ये देखो, अरे मैंने क्या बोला, देखो ये दो 4 फुटबॉल्स हैं, इन्हीं के ऊपर 4 और फुटबॉल्स हैं,
ये 4 फुटबॉल है, इन्हीं के ऊपर और 4 फुटबॉल है, 4 फुटबॉल है, इन्हीं के ऊपर एक 4 फुटबॉल है। तो देखो ये क्यूब का फॉर्म कर रही हैं, ये क्यूब का फॉर्म कर रही हैं, क्या फॉर्म कर रही हैं, ये क्यूब का फॉर्म कर रही हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ये जो डिफाइंड स्पेस है, मतलब कि ये जो डिफाइंड स्पेस है एटम्स की, और इन्हीं एटम्स के सेंटर को मैं थोड़ा सा शिफ्ट करके अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो यहाँ पर एक क्यूब फॉर्म हो रहा होगा जो कि कुछ इस तरीके से होगा। देखो ये ग्रीन वाला, ऐसे, ठीक है, और ये ब्लैक। ये देखो क्यूब फॉर्म हो गया, मतलब कि यहां पर क्यूब फॉर्म हो रहा है। तो इस अरेंजमेंट ये जो क्यूब है, ये जो डिफाइंड स्पेस है, इसी को हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। जो डिफाइंड स्पेस होती है इसी को हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। तो इस पूरे अरेंजमेंट के जो यूनिट सेल है क्या है, वो क्यूब है, और इसी क्यूब के बिहाफ पे इस पूरे एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट, सॉरी इस ये जो यहाँ पे यूनिट सेल निकली है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। बोलते हैं यहाँ पर प्रिमिटिव यूनिट सेल, या बोलते हैं सिंपल क्लोज यूनिट सेल इन 3D। क्या बोलते हैं इसको, इनको क्या बोलते हैं एचसीसी, मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल इन 3D। समझ में आया, मतलब कि ये जो यहाँ पर क्यूब फॉर्म हो रहा होगा, यहाँ पर ये जो क्यूब फॉर्म हो रहा है ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इस क्यूब के ये जो बेस है, ये क्या है, ये बेस है, ये क्या है हमारा, ये बेस है। और इस बेस पे हमारे HCP2D के एटम्स हैं। क्या होने हमारे HCP2D के एटम्स हैं, जो कि हर कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। और इसका जो ये अपर फेस है, इसका ये जो अपर फेस है, यहां पर HCP2D को ही z एक्सिस पे लाके रखा गया है। HCP2D को ही z एक्सिस पे लाके रखा गया। तो हम लोग ने जब इसको एक पर्टिकुलर एंगल से देखा तो एटम्स अरेंज थे क्यूब के फॉर्म में, जिससे यूनिट सेल बना हुआ था। और इसी यूनिट सेल को हम लोग बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सिंपल क्यूबिक सेल या प्रिमिटिव, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। समझ में आया? यानी कि इसके ऊपर भी हमारे 4 एटम्स होंगे कॉर्नर में, इसके कॉर्नर में भी हमारे पास 4 एटम्स होंगे, बिल्कुल होंगे, कोई शक नहीं इसमें। ऐसे करेंगे, और ये जो एटम्स होंगे ये आपस में कैसे होंगे, टच में होंगे। ये कैसे होंगे आपस में, सारे एटम्स हैं they all are in touch। कैसे होंगे ये, टच। ठीक है, यानी एक चीज बताओ, ये एटम यहाँ पर है, ये 4 एटम्स ऊपर वाले फेस में, ये 4 एटम्स ऊपर वाले फेस में, 4 एटम इसके नीचे वाले फेस में। तो इन 4 एटम्स जो ऊपर नीचे फेस में हैं, तो इनमें और स्फीयर, और यहाँ पर हम लोग एटम्स को एज अ स्फीयर मान के चल रहे हैं, और यहाँ पर एटम्स को हम लोग यहाँ पे स्फीयर मान के चल रहे हैं। तो ये जो कॉर्नर वाले एटम्स हैं और जो नीचे वाले कॉर्नर एटम्स, ये आपस में एक दूसरे से टच में होंगे, ये कहीं ना कहीं टच में होंगे। बट स्फीयर को आप जितना भी अरेंज करके रख लो अच्छे से, वो कहीं ना कहीं उसमें एक अनऑक्यूपाइड स्पेस बच जाती है। तो यहाँ पर भी एक अनऑक्यूपाइड स्पेस होगी, और उसी अनऑक्यूपाइड स्पेस को हम लोग यहाँ पर क्या नाम देंगे, इसी यहाँ पर एक अनऑक्यूपाइड स्पेस है, यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर एक अनऑक्यूपाइड स्पेस है, और इसी अनऑक्यूपाइड स्पेस को यहाँ पर नाम दिया जाता है क्या, यहाँ पर नाम दिया जाता है क्यूबिकल वॉइड। क्या नाम दिया जाता है यहाँ पर, इसको क्यूबिकल वॉइड दिया जाता है नाम, इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको क्यूबिकल वॉइड। तो जो क्यूबिकल वॉइड बना है, इसका सेंटर कहाँ लाई करता है, इसकी पोजीशन कहाँ लाई करती है, क्योंकि हम लोग सॉलिड स्टेट में पहले हम लोग पढ़ के आए हैं कि सॉलिड स्टेट में हम लोग सिर्फ 2 ही बातों के बारे में बातचीत करते हैं, और वो 2 बातें क्या होती हैं, वो 2 बातें ये होती हैं कि भैया एटम्स और वॉइड्स की पोजीशन क्या है। तो एटम्स और वॉइड की पोजीशन डिपेंड करती है उनके सेंटर पे, जहां उनके सेंटर होंगे वहीं उनकी पोजीशन होगी। तो इस वॉइड का सेंटर कहाँ है,
इस वॉइड का सेंटर है इस क्यूब के बॉडी के बीच में, तो इस क्यूब का सेंटर क्या होगा या इसकी पोजीशन क्या होगी? तो इस क्यूबिकल वॉइड की जो पोजीशन होगी वो इस क्यूब के बॉडी सेंटर पे होगी। कहां होगी? बॉडी सेंटर पे होगी। कहां पे होगी? इसके बॉडी सेंटर पे होगी। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? एवरीथिंग इज गुड? ठीक है भाई, समझ में आया? एवरीथिंग इज गुड? चलो, तो अब हम लोग इसके कुछ बारे में जानते हैं जिससे हम लोग का क्वेश्चन पेपर में कोई भी कैसा भी पेपर हो, अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है तो मैं 6 पॉइंट से पा रहा हूँ, उन्हीं 6 पॉइंट से आएगा, उसके बाहर का कुछ नहीं आ सकता कंफर्म। कोई भी पेपर हो, IIT JEE मेंस हो, एडवांस हो, नीट हो, IIT JAM हो, CSI नेट हो, गेट हो, या तुम्हारा BSc का नॉर्मल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो, या MSc का कुछ हो। चलो, इनके कुछ पॉइंट्स समझते हैं और इनकी पैकिंग एफिशिएंसी समझते हैं। इसको एक बाद में पढ़ेंगे, उधर वाले मान पढ़ेंगे, तो इसके बारे में पूरा हम यहाँ पहले सी का पूरा डिस्कशन कर लेते हैं, तो उसके बाद आगे इसका सिस्टम या तो अगर पेज बच जाएगा, इसे बच जाएगा और ठीक है। चलो समझते हैं। सबसे पहले इसका क्या समझेंगे हम लोग? सबसे पहले इसमें हम जानेंगे भैया इसमें पोजीशन ऑफ एटम्स क्या है, पोजीशन ऑफ एटम्स क्या है, एटम्स की। तो भैया इनके जो एटम्स हैं वो कहीं ना कहीं एक क्यूब के हर कॉर्नर पे लाई कर रहे हैं, और इस क्यूब के किसी भी क्यूब के 8 कॉर्नर होते हैं, तो पोजीशन ऑफ एटम्स क्या होंगी? 8 कॉर्नर्स, 8 ठीक, 8 कॉर्नर्स इसके क्यूब के। क्यों? क्योंकि वहां पे उनका सेंटर लाई कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये होता है z वैल्यू के इक्वल होता है, और z जो होती है वो इक्वल होती है हमारी किसके? पोजीशन इनटू कंट्रीब्यूशन के, पोजीशन इनटू कंट्रीब्यूशन। मान लीजिए क्यूब है, ठीक। तो अगर मैं यहां पर इस क्यूब में किसी एक एटम के बारे में जान लूं, मतलब एक एटम का पोजीशन और कंट्रीब्यूशन निकाल लूं, वही सभी एटम्स का होगा, वही सभी एटम्स को होगा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर एटम्स का अरेंजमेंट क्या है वो सेम है, और एटम्स का रेडियाई भी सेम है, तो एक एटम के बारे में जान लो तो बाकी सारे एटम्स के बारे में बातचीत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, और ज्यादा हम लोग खिटपिट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया ना? हाँ, चलो मान लो हम लोग यहाँ पर ये कॉर्नर एटम, कोई भी कॉर्नर एटम ले लो, मैंने मान लिया यहाँ पे मैंने ये वाला कॉर्नर एटम ले लिया, ये कॉर्नर एटम हमने यहाँ पे ले लिया, मस्त एकदम। तो इस कॉर्नर की पोजीशन क्या है? कॉर्नर, एक कॉर्नर है, तो ऐसे यहाँ पे जो 8 कॉर्नर होंगे उनकी पोजीशन क्या होगी? 8। कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि भैया एक एटम हमारा किन किन में शेयर्ड है, कौन कौन सी और यूनिट सेल में, या इससे यही वाली यूनिट सेल में कैसे कैसे शेयर्ड है, उसके बारे में समझते हैं। तो कैसे होगा देखो, मान लो ये एटम है, ये इस एटम का, एक क्यूब का ये एटम है, तो ये जो क्यूब का ये एक एटम है, ये और कौन कौन से क्यूब में शेयर्ड होगा? 3D, कौन कौन से क्यूब में शेयर्ड होगा 3D, तो वो हम लोग को जानना है। तो हमें पता है कि इस क्यूब के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में क्यूब होगा, इस क्यूब के एक जस्ट, इधर देखो, इस क्यूब के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड एक क्यूब होगा जो कि कुछ ऐसा होगा, ऐसे करके, ठीक। और इसके जस्ट पीछे, इस क्यूब के जस्ट पीछे भी एक और क्यूब हो जो कि कुछ ऐसे दिख रहा होगा, देखो कायदे दिखा दो, ऐसा,
ठीक, ये इसका अपर एक फेस में दिखा रहा हूँ, पूरा क्यूब बनाने मतलब पॉसिबल नहीं है, स्मार्ट नहीं है ना इस वजह से। और इसके ये जो क्यूब है, इसके लेफ्ट में क्यूब, इसके पीछे क्यूब, तो इसके यहाँ इस वाली मतलब इसके ये वाली मतलब ये जो एज लाइन दिख रही है तुमको, देखो ये वाली जो एज लाइन दिख रही है, देखो ये वाली जो एज है, इसी एज से लगके यहाँ पर भी एक क्यूब होगा, इसी एज से लगके यहाँ पर भी एक क्यूब होगा जिसमें ये एटम शेयर हो रहा होगा, इसका एटम कंट्रीब्यूशन जा रहा होगा। हाँ भाई देखो ऐसे होगा, ऐसे करके कैसा हो गया, छी छी। ठीक ऐसे करके इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक ऐसे, ठीक। तो ये जो क्यूब है, ये जो क्यूब है, ये नीचे वाले 4 क्यूब से शेयर है, और हमें बात करनी है 3D में। तो इन 4 क्यूब के ऊपर भी एक क्यूब होगा, इन 4 क्यूब के मतलब कि ये जो अपर फेस है, ये जो क्यूब्स का यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर इन क्यूब्स का ये जो अपर फेस है, और ये वाले क्यूब का भी, ये देखो ऐसे ऐसे, ठीक। ये वाला क्यूब जो है, इसका भी जो अपर फेस है यहाँ पर, ये इसका भी अपर फेस, ये अपर फेस से ही लगे ऊपर भी एक 4 क्यूब्स होंगे, ऊपर भी 4 क्यूब्स होंगे जिनमें ये एटम हमारा शेयर कर रहा होगा। मान लो तुम बीच में बैठे हो, ठीक है, मान लो तुम बीच में बैठे हो और एक कमरा है, वो कमरा तुम्हारा क्यूब है, ठीक है। तो उस क्यूब का एक पर्टिकुलर कॉर्नर तुम ले लो, उस पर्टिकुलर कॉर्नर में वहां पे तुमने एक एटम ला के रख दिया, तो ये जो आइटम तुमने यहाँ पे ला के रखा है, और ये जो कमरा है, इस कमरे के बगल में कमरा है, इस कमरे के बगल में एक कमरा है, तो उसमें भी एटम शेयर होगा। इस कमरे के पीछे एक कमरा है, इस कमरे के उधर वाली डायरेक्शन में, उधर वाली डायरेक्शन में ये जो एज होगी यहाँ इस कमरे की जो एज होगी, इस एज के सर पे एक और कमरा है। तो ये 4 क्यूब का एक कमरा, मतलब 4 क्यूब बन गए यहाँ पर, जिसमें ये एटम हमारा कॉर्नर वाला शेयर हो रहा है। तो और इसी के ऊपर एक और फ्लोर है जिसमें सेम ऐसे क्यूब्स अरेंज है, तो ये कॉर्नर वाला एटम होगा सेम ऐसे जैसे इस 4 क्यूब में शेयर हो रहा है, वैसे ऊपर वाले 4 क्यूब में शेयर हो रहा होगा, वैसे ऊपर वाले 4 क्यूब में। तो टोटल हमारा देखा जाए यहाँ पर, तो टोटल हमारा एटम देखो, ये देखो ऐसे शेप बताओ ना, ऐसा नहीं है, ये देखो ऐसे, देखो ये बन गया क्यूब, देखो दीवार आ गई, समझ में आने लगा, ये देखो, ठीक, समझ में आ गया। देखो अब देखो यहाँ पर एक क्यूब, देखो यहाँ पर एक क्यूब, यहाँ पर एक क्यूब, देखो डार्क वाले से दिखा रहा हूं, डार्क वाला कौन है, ठीक, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक ऐसे, और एक और होगा यहाँ पे इस कमरे की, इसके ऊपर वाले कमरे की जो दीवार होगी, ठीक, एक ऐसे, ठीक, समझ में आ गया। ये देखो ऐसे इसके ऊपर 4 की, देखो ये एटम जो है, ये वाला जो एटम है यहाँ पर, ये वाला जो एटम है यहाँ पर, ये वाला एटम जो है यहाँ पर, ये देखो ये वाला जो एटम है यहाँ पर, ये वाला एटम कहाँ का शेड है, ये वाला एटम ये इन नीचे वाले 4 क्यूब के 4 क्यूब में शेड है, ऊपर वाले 4 क्यूब में शेड है, तो मतलब कि टोटल देखा जाए, तो ये एटम जो है ये 8 क्यूब में शेड है। तो एक क्यूब पे इसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, एक एटम देखो, ये जो एटम है वो 8 क्यूब में शेड है, 8 क्यूब में शेड है, तो एक क्यूब में इसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 1/8, कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 1/8। तो पोजीशन यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पर हमारी पोजीशन क्या आ जाएगी, 8, कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/8। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, हाँ वही हो जाएंगे जो तुम लोग सोच रहे हो, ये 8 से 8 कट जाएगा, तो हमारी पोजीशन जो हमारी z वैल्यू है, z इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, z इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया सबको, फील आई, बताओ भाई बड़ी मेहनत लगती है, बताओ भाई फील आई, बताओ भाई फील आई, फील
तक मैंने बिस्किट खा लिया, फिर बिस्किट नहीं रखे थे अपने लिए। हाँ, नोट करो फटाक से, नोट करो फटाक से जल्दी, पूरा ये नोट करो यहाँ फटाक से, पूरा नोट करो, नोट करो जल्दी फटाक से। तब तक मैं बिस्किट खा के आता हूँ। देखो गुड डे भाई, गुड डे। ठीक है, बिस्किट खा के आता हूँ। चलो भाई, नोट हो गया। चलो रफ करते हैं, मैंने बिस्किट खा लिया है। अब हम लोग करते हैं और आगे हम लोग बातचीत आगे जारी करते हैं। ठीक, अब हम लोग पहले निकालिए पोजीशन ऑफ एटम्स निकाल लिए, हम लोग निकाल लिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, z वैल्यू हमने निकाली। जब हमने z वैल्यू निकाली, चलो हम लोग यहाँ पे इसका a एंड r का रिलेशन जान लेते हैं। हमें पता है a और r का रिलेशन वहां निकाला जाता है जहां पर एटम्स क्या हो, एटम्स आर इन टच, एटम्स आर इन टच। तो हमें पता है एटम्स आर इन टच होने चाहिए। तो अगर इस क्यूब में, इधर इसको दोबारा एक क्यूब बना देता हूं, यहाँ पे दोबारा क्यूब बना देता हूं, अटैच ऐसे, ठीक। हमें पता है कि इस एटम के अपर फेज में हमारे कॉर्नर में एटम्स प्रेजेंट होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, जो कि z एक्सिस वाले होंगे, और इसके लोअर फेज में sp2d के बेस के एटम्स होंगे। तो हमें पता है कि ये एटम हमारे यहाँ पे छोटे हैं, बट ये छोटे नहीं, ये बहुत बड़े एटम्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये बहुत बड़े एटम्स होते हैं। ये कहाँ होते हैं? अरे हमारे पास ये कहाँ होता है? ये बहुत बड़े एटम्स होते हैं। तो ये जो बड़े बड़े एटम्स होते हैं, तो यहाँ पे जो वॉइड होता है बहुत चुन्ना सा होगा, चिट्टू सा होगा वॉइड। देखो ना यहाँ पे मैंने फुटबॉल का आगे बॉल, ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ पर एटम्स है बड़े बड़े, ऐसे बड़े बड़े हो गए। यहाँ पर बीच में कहीं ना कहीं क्यूबिकल वॉइड बन रहा होगा, ठीक। तो अगर ये एटम बड़े बड़े हैं तो ये आपस में टच कर रहे हैं। तो मान लो जैसे यहाँ पर एक जगह, यहाँ पर इस एच के अलोंग अगर एटम टच कर रहे हैं, तो इसके हर एच के अलोंग टच कर रहे होंगे, तो इस एच की जो वैल्यू होगी वो हर एच की वैल्यू होगी वैसे। तो हम लोग इसी एच के अलोंग निकाल लेते हैं। तो एटम्स कैसे होंगे? एटम्स ऐसे टच नहीं होंगे इस एच के अलोंग। तो इस एच लेंथ की जो लेंथ है वो अगर a है, तो एटम्स कितने टच कर रहे हैं यहाँ पे? 2। इन एटम्स का रेडियस r, इधर इसका रेडियस r, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? a इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? 2r। अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे? अब हम निकाल सकते हैं यहाँ पर क्या? हम लोग a इक्वल टू 2r निकल गया, हम लोग का पोजीशन ऑफ कंट्रीब्यूशन निकल गया, हमारा पोजीशन ऑफ एटम्स पता चल गया। तो अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे निकालेंगे, सॉरी इधर, अब हम निकालेंगे अपने लोग पोजीशन पैकिंग एफिशिएंसी। क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पे? पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं? बहुत सोचते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड है। बताओ सर, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ पैकिंग एफिशिएंसी आज तक तुम लोग सब लोग रटते हुए हो, रट के गए हो ना? कसम बताओ, रट के गए हो ना? HCP2D, HCP3D, HCP4, HCP2D, हेक्सागोनल क्लोज ब्रैकेट, HCP2D, HCP3D, उसमें BCC, FCC, HCP सबकी बात रटते हो नहीं। यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं। यहाँ अगर तुम रटे, यहाँ पे अगर तुम रटे भैया बहुत पाप पड़ेगा, क्योंकि एक एक चीज बता रहा हूँ एकदम मस्त, एकदम फील कर रहा हूँ, ठीक ठीक है। अब हम लोग करते हैं यहाँ पर क्या? पैकिंग एफिशिएंसी निकालने चलते हैं, ठीक। पैकिंग एफिशिएंसी जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है इसके, होता है z इनटू, अब हम मापते हैं हमारा एटम्स क्या है? स्फीयर, स्फीयर का क्या लेंगे? वॉल्यूम 4/3 IR³ इनटू 100, क्योंकि एफिशिएंसी की बात हम लोग कर रहे हैं, इनटू 100 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल। तो इस यूनिट सेल क्या है यहाँ पे हमारी? क्यूब, क्यूब का एरिया L इंटू B इंटू H, यानी क्या? L इंटू B इंटू H क्या है यहाँ पर? A है, तो A का क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पे? A का क्यूब, R हमारा ये कैपिटल R, A का क्यूब। तो हमें पता है यहाँ पर therefore A इक्वल्स टू 2R, तो यहाँ पर हम जब वैल्यू पुट करेंगे इसकी, तो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी क्या निकल के आ जाएगी? पैकिंग एफिशिएंसी हमारी क्या आ जाएगी?
z की वैल्यू पुट करो, z की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी 1 इंटू 100, a क्यूब क्या निकल के आया हमारा 2r क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 2r का क्यूब यानी कि 8r, तो देखो यहाँ पे r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 4 बाई 3 पाई, सही है ना। तो यहाँ की वैल्यू बचा, तो इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करोगे तो हमारी जो HCP2D आई है, हमारी जो HCP2D की जो पैकिंग एफिशिएंसी आई है, यहाँ पे जो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी आई है वो इक्वल किसके आई है, हमारी इक्वल आई है 52.4%। किसकी इक्वल आई है हमारी ये 52.4%। और एक चीज मैं बता दूं, चलो अभी निकलूंगा ठीक, समझ में आ गया पैकिंग एफिशिएंसी, समझ में आया, बताओ भाई, बताओ पहले पैकिंग एफिशिएंसी समझ में आ गया, दिख रहा है यार, लाइट तो यार अभी तक नहीं आई, बड़ी कमबख्त लाइट है। चलो नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट कर लिया, नोट हो गया इतना, फोकस नहीं मार रहा भाई, भाई बैग क्यों रहे हो, हटाओ, चल या मैं पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इसके हर एटम का, यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, 4th पॉइंट हो गया। अब आएगा हमारा 5th पॉइंट, और 5th पॉइंट क्या कहता है, यह भी हटा दो इसको, ये भी हम लोग बाद में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। कहाँ है 5th पॉइंट, हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम जो होगा यहाँ पर क्या होगा, देखो मान लो, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर इन एग्जाम कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर उसने डिमांड करी एग्जाम में, तो वो मेंशन करके देगा, वो मेंशन करके देगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपको एटम का निकालना है या वॉइड का निकालना है, ठीक। बट इफ इट इज नॉट मेंशन, इफ इट इज not mentioned here, then coordination number जो निकालना होगा वो तुम्हें डायरेक्टली निकालना होगा किसका, एटम का, किसका निकालना होगा, एटम का निकालना होगा। तो मान लो ये क्यूब है, आओ चलो, ये क्यूब इसका यूनिट सेल है जो कि बीसीसी है, हाँ बीसीसी नहीं, कहाँ बैठा, ठीक है, क्या था यार इसमें लिख दी यहाँ पर, HCC या प्रिमिटिव यूनिट सेल, क्या हो गया HCC या प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। इसका हम लोग क्यों निकालते हैं, मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग चाहे किसी एक एटम में निकालते हैं, वो सभी एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा एटम्स अरेंजमेंट क्या है, मतलब एटम्स क्या है, एटम्स का एरिया यहाँ पे हमारा सेम, यार ये अच्छे से नहीं होता है, बड़ा गुस्सा आता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर किसी एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लें तो वो सभी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर बता दे। मान लो हम लोग ने यहाँ पर इस कॉर्नर वाले का निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक। तो हमें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर एटम का निकालना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तभी निकाल सकते हैं कब, जब एटम हमारा टच में हो, एटम हमारा जिन जिन से टच में करेगा, एटम हमारा जिन जिन से टच करेगा वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगा उस एटम का। तो ये एटम जो होगा हमें पता है कि ये जो एटम है, ये एटम शेयर हो रहा होगा इसके पीछे वाले क्यूब, इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले क्यूब, इसके सामने वाले और इसके एक
ऊपर वाले क्यूब में, ठीक ठीक। तो इन हर क्यूब के कॉर्नर में कहीं ना कहीं एक एटम प्रेजेंट होगा। यहाँ पर एक एटम होगा, यहाँ पर एक एटम होगा, यहाँ पर एक एटम होगा, यहाँ पर एक एटम होगा और यहाँ पर एक एटम है, ठीक। और इसके पीछे भी एक एटम होगा, ठीक। उन सभी से ये क्या कर रहा होगा, ये टच भी होगा। ये केस में होगा टच भी होगा, सही बात है ना, हाँ सही है, ठीक। तो किसमें होगा, ये टोटल जो है हमारा, ये टोटल जो है, ये वाला एटम जो है, टोटल हमारे 6 एटम मिलके 6 एटम से टच में होएगा। ये हमारा 6 एटम से टच में होगा। कैसे, एक ये राइट, एक ये लेफ्ट, एक ये वाला डायरेक्शन, ठीक, एक ये वाला डायरेक्शन, चल क्यों नहीं रहा, ये वाला डायरेक्शन, एक ये वाला डायरेक्शन, एक ये पीछे और एक इधर नीचे, ठीक, एक इधर नीचे। तो ये टोटल 6 एटम से टच में होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, इसके हो जाएगा 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड जो इक्वल होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ एटम्स जो कि क्या बना रहे हूं, विच फॉर्म्स वॉइड, क्या बना रहे हूं, फॉर्म कर रहे हूं वॉइड के। तो यहां पर हमारा जो वॉइड फॉर्म हुआ है क्यूबिकल वॉइड, ये क्यूबिकल वॉइड जो है वो इस क्यूब के सेंटर में है, इस क्यूब के सेंटर में है यहां पर कहीं। और ये जो वॉइड है ये किन से मिलकर बन रहा है, इन 8 कॉर्नर में प्रेजेंट एटम से मिलकर बन रहा है। किनसे मिल रहा है, ये 8 एटम से मिलकर बन रहा है एक हमारा वॉइड। और वो वॉइड क्या है हमारा, क्यूबिकल वॉइड। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के। किसके इक्वल हो जाएगा, 8। समझ में आया। तो यहां पर खत्म होता है हमारा क्या, एक्सपी है अरेंजमेंट इन 3D, जो कि थी हमारी ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन 3D, जिसको हम लोग कभी कभार सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उसकी जो बातचीत है यहाँ पर, यानी कि हमारी पोजीशन ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, here are the relation, packing efficiency, coordination number of atom, coordination number of वॉइड। तो क्वेश्चन आ सकता है इसमें, भैया हमारा जो एक एटम है, हमारे आयरन मेटल जो है, हमारे कंपाउंड है, उसमें जो आयरन मेटल है वो HCC के बॉडी सेंटर पे जाके बैठा हुआ है। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट वॉइड। तो बॉडी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, हमें पता है कि वो HCC मेंशन कर रहा है, तो HCC का बॉडी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 8 होता है। ये बन सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ द एटम फॉर प्रिमिटिव यूनिट सेल। किसके लिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल के। तो यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा, इक्वल a इक्वल्स टू 2r के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है if edge length is increased then what is the radius, then the radius of the atom will become twice, thrice, 4 times 1/4। तो क्या हो जाएगा, twice हो जाएगा। ऐसे करके इसका क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे कोई भी एग्जाम दे दो, ठीक है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये था भैया हमारा एलिमेंट इन 3D का पहला लेक्चर, जो कि था हमारे क्या, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यानी कि ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन 3D, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन 3D। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो लिखा ही हुआ, ठीक, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन 3D। तो आई होप कि तुम लोग को समझ में आया होगा, फील हुआ होगा कैसे हमारी ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन 3D बनती है। हमेशा रटते आओ, मैंने भी रटा था भाई, बहुत रटा था, ठीक है। हमको अब भाई सर मिल गए, ठीक है, तो उन सर से हम पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब पढ़ा था मैंने उन सर से, तो उन्होंने बताया भैया ये ऐसे 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 होता है। तो पाँच जो होंगे तुम लोग के सारे धुल गए होंगे, ठीक है, जो तुम लोग ने किए होंगे सॉलिड स्टेट में। देखो सॉलिड स्टेट जो है ना, सॉलिड स्टेट जो होता है बेसिकली तुम्हारा, देखो ध्यान से, सॉलिड स्टेट जो होता है वो कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं, इट्स अ वेरी कंसेप्चुअल, इट इज अ वेरी कंसेप्चुअल। अभी जब मैं हेक्सागोनल पर्सपेक्टिव वाला जब लेके बेस बताऊंगा ना, तो उसमें तुम्हें बहुत प्यारी चीज पता चलेगी, क्योंकि मैं तुम्हें वहां बताऊंगा कि भैया जो एटम्स होते हैं हेक्सागोनल पर्सपेक्टिव वो डायगोनल के अराउंड क्यों टच करते हैं, करते तो हैं, वो तो हर कोई बताता है कि डायगोनल के अराउंड टच करते हैं, बट क्यों करते हैं वो भी मालूम। तो सॉलिड स्टेट क्या, सॉलिड स्टेट बहुत ही मतलब कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन बोल रहा हूं, कंसेप्चुअल चैप्टर है। इसको कुछ पन्नों में या 1 घंटे के लेक्चर में या 2 घंटे के लेक्चर में निपटा नहीं सकते हो आप, थोड़ा इसको फील करना चाहिए, फील करोगे तभी इसके क्वेश्चन बनेंगे, फील नहीं करोगे तो इसके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहो, लिखते रहो, ठीक है, ऐसे अमेजिंग वीडियोस और आती रहेंगी, ठीक है। अभी बस सॉलिड स्टेट चार्ज किया है,
अभी कुछ दिन बाद बोर्ड और सभी खत्म हो जाए क्लास 12 के। मैं क्लास 12 का भी यूपी बोर्ड का बोर्ड बचा हुआ है, और क्लास 10 का भी क्लास 10 आईसीएससी का भी बोर्ड बचा हुआ है, और क्लास 10 आईएससी का भी बचा हुआ है। तो उन दोनों के पेपर में निपटवा दूँ अच्छे से, तो उसके बाद फिर रेगुलर बेसिस पे या ऑल्टरनेट बेसिस पे तुम्हारे लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे और तुम लोग पढ़ते रहना, ठीक है। तो इसके बाद सॉलिड स्टेट जब ये थोड़ा हाफ ऑफ द चैप्टर हो जाएगा, तो उसके बाद जो है मैं सीधा फिर क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊँगा। और क्लास 7 का वो बेसिक से एडवांस से रहेगा, पूरा एकदम एडवांस तक रहेगा। उसमें कोई ये नहीं है कि कोई भी नहीं पढ़ सकता, सब लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी एकदम बेसिक से एडवांस है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई नहीं पढ़ सकता, ये सब लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें यहाँ पर। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक लिए पढ़ते रहो। और जो लाइक वाला बटन है उस पर तुम चाहे ये एटम फेंक के मारो या ये वॉइड, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और सब्सक्राइब वाले बटन पे जो बेल वाला आइकन आता है उस पर तुम चाहे अपना सर फेंक के मारो या ये क्यूबिकल वॉइड फेंक के मारो या ये उसमें ये और का लेजर लगाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर होगा अरेंजमेंट इन 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D एज अ बेस। तो तब तक के लिए ओके।